हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वो मेथड्स देखते हैं जिनके द्वारा फसल को उगाया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद में उसको मैनेज किया जाता है। तो वो सारे जो मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के अंदर। प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब खेती को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। जो कनक हमारे घरों में होती है, वीट हमारे घरों में होती है, वो कैसे पैदा की जाती है। उसके बाद में साल भर आप अपने खाने के लिए उस कनक को कैसे स्टोर करके रख सकते हो, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हो। अगर उसमें बीमारियां लग जाती हैं या कुछ भी उसके अंदर किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसको कैसे संभालते हो, वही चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हमारे पास है कि क्रॉप क्या होती है, यानी कि क्रॉप की डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि क्रॉप क्या होती है। जब काफ़ी सारे हजारों पौधों को एक ही खेत के अंदर उगाया जाता है, हजार या सौ, कई सौ पौधों को, ठीक है, ए नंबर ऑफ प्लांट्स, जब एक जैसे सारे प्लांट्स, जैसे कनक की खेती होती है तो हजारों या सौ के 200, 300, 500 जो पौधे होते हैं एक खेत के अंदर लगाए जाते हैं, उसको बोला जाता है क्रॉप। ठीक है, तो खेती या क्रॉप या फसल किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है जब सेम काइंड के, एक ही जैसे काफ़ी सारे पौधे ग्रो किए जाते हैं एक ही खेत के अंदर, तो उसको बोला जाता है क्रॉप। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास टाइप ऑफ क्रॉप्स। टाइप ऑफ क्रॉप्स हमारे पास दो तरह की क्रॉप्स होती है, फर्स्ट इज रबी क्रॉप्स एंड सेकंड इज खरीफ क्रॉप। जो विंटर सीजन के अंदर सर्दियों के अंदर होती है वो होती है हमारे पास रबी क्रॉप्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे होती है, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो वीट होगी, ठीक है, ये सर्दियों के अंदर बीजी जाती है। उसके बाद में मस्टर्ड होगी, सरसों, ये भी सर्दियों के अंदर बीजी जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये विंटर सीजन के अंदर होती है अक्टूबर से लेके मार्च तक। उसी के अलावा जो हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं वो खरीफ क्रॉप्स होती हैं जुलाई से लेके अक्टूबर तक, और इसकी एग्जांपल हो सकती है कॉटन, ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, ग्राउंडनट भी हो सकती है। तो ये काफ़ी कुछ एग्जांपल्स होती हैं रबी क्रॉप्स की और खरीफ क्रॉप्स की। तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप को एक बार याद रखने का मैं एक आपको ट्रिक बता देती हूँ। के से खरीफ होता है, ठीक है, और के से क्या होता है, काला होना। तो काले कब होते हैं, गर्मियों में, और गर्मी कब होती है, मेनली जून से लेके अक्टूबर तक या सितंबर तक। ठीक है, गर्मी तभी होती है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो के से खरीफ कब होती है, गर्मियों के अंदर, रेनी सीजन के अंदर, बारिश, सावन में सबसे ज़्यादा बारिश आती है और वही किस में आता है, गर्मियों के अंदर आता है। तो खरीफ क्रॉप वो होती है, और इसकी एग्जांपल होती है जैसे कॉटन हो गया, ग्राउंडनट होगी, मूंगफली होगी, ये इसकी बेसिक एग्जांपल्स होती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को सबसे पहला जो स्टेप होता है फसल को बीजने के लिए, तो सबसे पहले जो खेत की मिट्टी होती है, एक फसल को काटने के बाद में दूसरी फसल बीजने के लिए जो वो मिट्टी होती है उसको तैयार करना पड़ता है। और उसको तैयार करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमने करना होता है उस मिट्टी को तैयार फसल को बीजने के लिए। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप एंड फॉर फूड प्रोडक्शन। The soil is prepared for sowing the seeds of the crop and this is carried out using various processes and tools. soil को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, फसल को, बीजों को बीजने के लिए। जितनी जो मिट्टी है मुलायम होगी उतना जो आपका बीज है वो इजीली उसके अंदर ग्रो करेगा। और इसके अंदर और क्या किया जाता है, हम जो वेरियस प्रोसेसेस होते हैं या काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे काफ़ी सारे हल हो गया, कल्टीवेटर्स हो गए, टीलिंग का प्रोसेस हो गया, उनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एक फिगर से दिखाया गया है कि एक फसल बीजने के बाद में दूसरी फसल में जब हम जाते हैं तो कोई भी मेथड यूज़ करके उस सॉइल को क्या किया जाता है, उसको लूजन करवाया जाता है, उस सॉइल को तैयार किया जाता है। एक इधर वाली आपको सॉइल दिख रही है, खेत दिख रहा है, और एक इधर वाला खेत दिख रहा है। तो एक फसल से दूसरी फसल पे जब हम जाते हैं तो खेत को पहले तैयार करना पड़ता है। काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है टिलिंग करना या प्लोइंग करना। सबसे पहले जो खेत होता है उसकी बुआई की जाती है। बुआई कैसे करते हैं, हल की सहायता से की जाती है। खेत के अंदर हल चलाया जाता है और उस हल की सहायता से मिट्टी को क्या किया जाता है, नरम किया जाता है। ठीक है, मिट्टी को क्या किया जाता है, नरम किया जाता है, मुलायम किया जाता है, और मिट्टी को टर्न किया जाता है। टर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई फसल लगाई थी, जो पहली हमारी फसल थी, उसको काटने के बाद में हमने क्या करना है, दूसरी फसल जैसे बीजनी है। तो पहली फसल हमारी यहाँ तक थी, तो इसने क्या किया, यहाँ तक जितने भी न्यूट्रिएंट्स या जितने भी पोषक तत्व थे इस वाली फसल ने ले लिए।
अब नीचे वाली जो मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अभी भी पड़े हैं, तो बुआई के अंदर प्लोइंग हल क्यों चलाया जाता है, ताकि ये जो नीचे ऊपर वाली मिट्टी थी ये नीचे चली जाए और नीचे वाली मिट्टी जो है जिसके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली मिट्टी में दोबारा से बीज लगा के फसल को उगाया जा सके। ठीक है, और ये किसकी सहायता से की जाती है, प्लो की सहायता से की जाती है, हल की सहायता से की जाती है। काफ़ी तरह के हल हमारे पास आते हैं, तो हल देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं। एक तो ये ट्रेडिशनल हल होता था जो पहले एनिमल्स की सहायता से, पशुओं की सहायता से जोता जाता था। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ होता था, उससे खेत के अंदर यहाँ पे एक आदमी होता था वो पकड़ता था, और ये वाला जो हिस्सा होता था ये इसका मेटल का और नुकीला होता था, ये यहाँ पे चलता रहता था। तो ये पुराने टाइम के अंदर इस जो खेतों की बुआई की जाती थी, जो मिट्टी को तैयार किया जाता था उसके अंदर ऐसे किया जाता था। आजकल जो मेथड्स हैं हमारे वो चेंज हो चुके हैं। आजकल क्या होता है, देखो पहले प्लो की बात कर लेते हैं कि प्लो क्या होता है। प्लो इज़ ए डिवाइस दैट इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फर्टिलाइज़र को ऐड करने के लिए, टिलिंग करने के लिए, सॉइल को लूज़ करवाने के लिए। अब फर्टिलाइजर्स जैसे खेत में खाद डाल दिया तो ये हल की सहायता से उसको मतलब बिखेर दिया जाता है, उसको स्प्रेड कर दिया जाता है पूरे खेत के अंदर। टिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई घास फूस उग गया तो उस घास फूस को उखाड़ने के लिए भी जो हल है उसका यूज़ किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स फॉर टू द सॉइल, रिमूविंग वीड्स, कैपिंग ऑफ द सॉइल। द प्लोशियर इज अ ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप। प्लोशियर क्या होता है, प्लोशियर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये जो हमारा हल था इसके नीचे मैंने आपको बोला कि एक नुकीला हिस्सा होता है ऐसे ट्रैंगुलर शेप का, ट्रैंगल जैसा, ये लोहे का बना होता है, इसको बोलते हैं प्लोशियर। ठीक है, आयरन की स्ट्रिप होती है, आयरन की एक पतली सी ऐसे पट्टी सी होती है जो लगाई जाती है और बहुत नुकीली होती है, उसका यूज़ किया जाता है मिट्टी को कुरेदने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए या उसको नरम करने के लिए। उसके बाद में हमारे पास होती है प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट क्या होती है, ऐसे वुडन की एक लंबी सी ऐसे डंडी लगाई होती है और काफ़ी सारा एक स्ट्रॉन्ग सा मतलब ऐसे वुडन का पार्ट बनाया जाता है। वो क्या करता है, विच इज़ मेड यूज फॉर यूजिंग ए लॉग वुड, लॉग वुड का बना होता है, लॉन्ग वुड। ठीक है, लॉग नहीं है, लॉन्ग आएगा। ऑन द अदर हैंड ऑफ द शाफ्ट हैज़ ए हैंडल। उसके बाद में इसके शाफ्ट के साथ में एक हैंडल भी होता है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है। द अदर एंड ऑफ इज अटैच टू ए बीम, बीम के साथ अटैच होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पे हमारा वो नुकीला हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे बीम लगाया होता है, एक लकड़ी और लगाई होती है और यहाँ पे दो बैल लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। द वुडन ट्रेडिशनल प्लो कैन बी ऑपरेटेड बाय अ पेयर ऑफ ऑक्स और एंड ए मैन। तो जो वुडन हमारा ट्रेडिशनल होता था, यानी कि काफ़ी सारे टाइम से जो चला आ रहा था, पुराने टाइम के अंदर क्या हल जो चलाया जाता था वो दो जो बैल होते थे उनकी सहायता से और एक आदमी की सहायता से चलाया जाता था। नाउ अ डेज वुडन प्लोज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज। आजकल क्या होते हैं, वुडन प्लोज नहीं आते, लकड़ी के हल नहीं आते, आजकल क्या आते हैं हमारे पास आयरन के यानी कि लोहे के जो हल हैं वो आते हैं। तो ये आपको दिखाया गया कि हल कैसा होता है। तो प्लो शाफ्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, प्लो शाफ्ट है। ये जो आपको नुकीला हिस्सा दिख रहा है ये प्लोशियर है, ये हैंडल है जिसको आदमी पकड़ता है चलाने के लिए, ये बीम है, यहाँ पे दो बैल लगाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लो होता था लकड़ी का जो पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था, आजकल इतना यूज़ नहीं होता। उसके बाद में हो क्या होता है, हो एक हमारा एक डिग अप करने के लिए सॉइल को, यानी कि खोदने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो वीड्स हैं, वीड्स क्या होते हैं, नदीन जिनको बोला जाता है, नदीन। ठीक है, नदीन एक होते हैं कीट, कीट यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फसल को खराब करते हैं। एक होता है नदीन, नदीन क्या होते हैं, जो घास फूस उग के फसल के अंदर घास फूस उग जाता है और वो फसल को खराब करता है, कि यानी कि मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो घास खा लेते हैं, बाकी जो फसल होती है उसको नहीं मिलते, तो वो होते हैं नदीन। और नदीन्स को मारने के लिए यूज़ की जाती है नदीन नाशक। तो ये नदीन होते हैं, उनको इंग्लिश में बोला जाता है वीड। ठीक है, और ये जो वीड्स होते हैं इनको मारने के लिए यूज़ की जाती है वीडीसाइड्स। जो स्प्रे या जो खाद या कुछ भी जो यूज़ किया जाता है उनको बोला जाता है वीडीसाइड्स। ठीक है, जो कीटनाशक होती है उनको बोला जाता है, यानी कि कीटों को, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो यूज़ की जाती है उनको बोला जाता है इंसेक्टिसाइड्स या कीटनाशक। तो हो क्या होता है, एक टूल होता है जो यूज़ किया जाता है डिग अप करने के लिए सॉइल को, टू रिमूव वीड्स एंड ऑल्सो लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग द ए सैपलिंग। सैपलिंग क्या होता है, पंजीरी जिसको नहीं बोलते आप, पनीरी। ठीक है, उसको बोला जाता है सैपलिंग्स। या बीज को लगाने से पहले या सैपलिंग को लगाने से पहले जो मिट्टी को लूज किया जाता है, ठीक है, उसको नरम किया जाता है, या उसमें से क्या किया जाता है, वीड्स को, यानी कि वो जो घास फूस उग गया उसको निकालने के लिए इस हो का यूज़ किया जाता है। ये दिखता कैसा है उसके लिए देखिए, आगे चलते हैं।
ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर होती है हो की, ये बेंट मेटल प्लेट होती है जो क्या करती है, एक ब्लेड की तरह काम करती है और आगे इसके जो भी चीज़ें आती है उसको काटती जाती है। ये ग्रिप होती है और हैंडल होता है। यहाँ पे एक बीम लगा होता है, इस बीम के दोनों साइड दो बैल होते हैं और ये हमारा जैसे प्लो शाफ्ट थी वैसी ही हमारी एक आयरन की रोड लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जो भी ये नुकीला हिस्सा होता है इसके आगे ये एक ब्लेड की तरह काम करता है और जैसे ब्लेड चीज़ों को काटता है वैसे ये अपने आगे जो भी चीज़ें आती हैं उनको काटता जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, कल्टीवेटर। पहले हमने हल की बात की, प्लो की बात की, तो प्लो जो था वो पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था। तो मैंने आपको बताया था कि प्लो की जगह पे आजकल जो आयरन के प्लोज हैं वो यूज़ होने शुरू हो गए। वुडन प्लो की जगह पे क्या यूज़ हो गए, आयरन के प्लोज आने शुरू हो गए। तो काफ़ी सारे जब आयरन के प्लोज को इकट्ठा कर दिया जाता है ना, तब हमारा बनता है क्या, कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर किसकी सहायता से चलाया जाता है, ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। लूजनिंग सॉइल करवाता है। कल्टीवेटर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लोज सिंस दे आर वेरी फास्टेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे हल ऐसे, एक सिस्टम होता है इसके अंदर काफ़ी सारे हल ऐसे लगाए जाते हैं, 10-12 लगा दिए जाते हैं। ठीक है, वो ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक ट्रैक्टर कितना खींच सकता है, उससे इसकी मात्रा, ये जो नंबर ऑफ हमारे प्लो ऐड किए जाते हैं लोहे के, ये बढ़ भी सकते हैं, 10-12 से 15-20 भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कल्टीवेटर्स हमारे पास एक ग्रुप ऑफ प्लोज होता है। ग्रुप ऑफ प्लोज मतलब जिसके अंदर काफ़ी सारे हल एक इकट्ठे करके लगाए जाते हैं और उनको ट्रैक्टर की सहायता से मिट्टी के अंदर चलाया जाता है और इससे मिट्टी को लूज किया जाता है, नरम किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर और इसके पीछे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो आपको एक एक दिख रहे हैं इनके ये दो दो हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15 टोटल जो प्लोज हैं वो एक साथ लगाए गए हैं और इससे ट्रैक्टर को मतलब चलाया जाता है खेत में और इससे क्या की जाती है, प्लोइंग की जाती है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, मिट्टी को नरम किया जाता है। ठीक है, आजकल ऐसा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, जब मिट्टी के अंदर हल चला दिया तो हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, ऐसी हो जाती है। इसके अंदर बड़े बड़े मिट्टी के ऐसे पत्थर से बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, क्रम्बल्स या लम्प्स बोला जाता है। आफ्टर प्लोइंग सर्टेन लम्प्स आर लेफ्ट, या तो इनको लम्प्स बोलते हैं या इनको क्या बोलते हैं, क्रम्बल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुठलियाँ नहीं होती वैसे टाइप के होते हैं। देन द लेवलिंग हेल्प इन द ब्रेकिंग ऑफ दीज लैम्प, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लेवलर चलाते हैं और लेवलर क्या करता है, इनको तोड़ देता है और तोड़ के जो मिट्टी होती है उसको क्या कर देता है, एक जैसा बना देता है, लेवल कर देता है। ठीक है, ये बड़े बड़े जो क्रम्बल्स होते हैं पत्थर से होते हैं, इनको तोड़ देता है और मिट्टी जो होती है वो हमारी एक जैसी बन जाती है। अब ये किया किसकी हेल्प से जाता है, लेवलर की हेल्प से। जो ट्रेडिशनल लेवलर होता था और आजकल जो लेवलर यूज़ किया जाता है, मैं दोनों आपको दिखाऊंगी। उससे पहले देखते हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं। ये सोइल का इरोजन होने से प्रिवेंट करता है और दूसरा इरिगेशन को प्रमोट करता है। इरिगेशन को मतलब जैसे खेत लेवल होगा तो पानी यहाँ से अगर आप पानी छोड़ रहे हो किसी पाइप के थ्रू या किसी भी आप सब कैनाल के थ्रू, यहाँ से पानी आ रहा है तो वो यहाँ तक पहुँचेगा। अगर यही उबड़ खाबड़ होती तो यहाँ से पानी छोड़ते तो वो क्या यहाँ पे पहुँचता, नहीं पहुँचता। तो इरिगेशन को प्रमोट करता है। दूसरा क्या होता है, ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते हैं पानी के साथ या कैसे ही, तो मिट्टी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, खिसकती रहती है, तो उसके कारण सोइल इरोजन जो होता है वो भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये रहे हमारे पास, ये है लेवलर। ये जो पुराना लेवलर था जिसको सुहागा भी बोला जाता है, वो ऐसा यूज़ किया जाता था। इसको ट्रैक्टर के पीछे या जो बैल होते थे उनके पीछे लगा के इसको खींचा जाता था और यहाँ इससे लेवलर की जाती थी। आजकल जो लेवलर्स यूज़ होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, यानी कि कंप्यूटर या रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं। इनको ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप जब लेवल हो जाती है तो उसके बाद में अपने आप सिग्नल्स इनके मिल जाते हैं। तो आजकल ये यूज़ किए जाते हैं, पहले के ज़माने में ये यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं सोइंग। अब देखो मिट्टी तैयार होगी, लेवल भी कर ली, लेवल करने के बाद में हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। सोइंग का मतलब होता है बोना। बीज को जब बोया जाता है, ठीक है, बीज को जब बोया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं सोइंग। यानी अब यहाँ पे क्या था, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सोइल। सोइल के अंदर जब सीड्स को बीजा जाता है वो प्रोसेस होता है सोइंग का। द सीड्स आर सोड इन द सोइल दैट इज लूजन्ड बाय द कल्टिवेटर और प्लो। जो जमीन हमने तैयार की है उसके अंदर फिर बीज लगाए जाते हैं। अब बीज किस मेथड से लगाए जाते हैं, उसके अंदर भी एक ट्रेडिशनल मेथड है और उसके अंदर एक मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम में चलता था और मॉडर्न मेथड मतलब जो आजकल जो चलता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट चलते हैं।
सबसे पहले क्या होता है, जब भी बीज को बोना होता है तो सबसे पहले क्वालिटी को चेक किया जाता है, सीड की क्वालिटी को, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी के अंदर क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि बीज हमारा खराब ना हो, अंदर से खोखला ना हो, ठीक है, किसी तरह की बीमारियां उसके ऊपर ना लगी हो। तो द क्वालिटी ऑफ द सीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड। जितना ज़्यादा अच्छा बीज होगा उतनी ज़्यादा जो फसल है वो अच्छी आएगी। आपने देखा होगा जब आपके घरों के अंदर या आपके पेरेंट्स जब फसल बीजते हैं तो काफ़ी तरह के बीज लेके आते हैं, हर एक का बीज एक जैसा नहीं होता। जैसे नरमे की फसल बीजी जाती है तो कोई घर पे ही बीज होता है उसका यूज़ करता है, कोई बीटी कॉटन्स लेके आता है, कोई कौन कौन सा लेके आता है, कोई हाइब्रिड लेके आता है, ठीक है। तो वो अलग अलग होता है। तो जितना अच्छा बीज होगा उतने ही जो आपकी फसल तैयार होगी और उसके बाद में आपको उसका झाड़ मिलेगा, उसकी ईल्ड मिलेगी, वो ज़्यादा मिलेगी। द सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग द सीड इन वाटर। तो आप देखना जब भी नरमे की फसल की बिजाई की जाती है ना, आप अपने घरों में देखना जिनके फादर हैं वो किसान हैं, वो क्या करते हैं कि पानी का बड़ा सा कंटेनर लेते हैं और जितना भी बीज उनको चाहिए होता है वो उसके अंदर डाल के रात भर उसको भिगो के रखते हैं, या 5-6 घंटे उसको भिगो के रखते हैं। तो उसमें से क्या होता है, कुछ बीज ऊपर पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है और कुछ बीज जो होता है वो बिल्कुल उसके बॉटम के अंदर उसके नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो जो नीचे बैठ जाता है ना वो होता है बीज जो अच्छा होता है, जो हेल्दी होता है, ठीक है। और जो ऊपर तैरने लग जाता है ना वो होता है खोखला या जो खराब बीज होता है वो होता है। द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड फ्लोट ऑन द वाटर वेयर एज गुड सीड्स सिंक। सिंक का मतलब डूब जाते हैं, सिंक करने का मतलब, ठीक है। तो अच्छा बीज होगा वो डूब के नीचे बॉटम के ऊपर आ जाएगा और जो खराब होगा वो फ्लोट करेगा। फ्लोट मतलब तैरता रहेगा पानी के ऊपर ऊपर। तो ऐसे क्या किया जाता है, खराब वाले को पानी के ऊपर से निकाल दिया जाता है और नीचे वाले को फसल की बुआई के लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक है। अगर आपने घर पे यूज़ करना है तो एक गिलास लेना है पानी का, उसके अंदर मतलब थोड़ी सी एक मुट्ठी कनक लेना, उसको डाल के देखना, जो कनक के दाने उस गिलास के नीचे बैठ जाएंगे वो होंगे अच्छे, और जो उसके ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई देंगे, ऐसे नहीं है कि डालते ही देखना है, थोड़ा टाइम उसको रखना है उसके बाद में देखना है, ठीक है। मतलब घंटा आधा घंटा रख लेना, उसके बाद में आपने देखना है। तो जो उसके ऊपर तैर रहे होंगे वो होंगे खराब और जो उसके नीचे बैठ जाते हैं वो होंगे सही। ये आपकी एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है, एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि सोइंग के लिए हम ट्रेडिशनल टूल्स भी यूज़ करते हैं और मॉडर्न टूल्स भी हमारे यूज़ किए जाते हैं। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ मतलब जब हमारी इन्वेंशन हुई थी मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी की, उससे पहले क्या हुआ था, ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ किए जाते थे फार्मर से। कैसे प्लो यूज़ किए जाते थे, शॉवल्स यूज़ किए जाते थे, पिक एक्सिस यूज़ की जाती थी, जैसे खुरपे से खोद खोद के बीज लगाना, खुरपी जो होती है, ठीक है। प्लोज यानी कि हल की सहायता से बीज लगाना। अब हल की सहायता से बीज कैसे लगाया जाता था वो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल टूल इज यूज टू सो द सीड्स इज लाइक ए फनल। एक कीप की तरह बना होता था, ऐसे ऐसे एक कीप होती थी, उसके अंदर से बीज डाला जाता था, यहाँ पे एक पाइप लगी होती थी और उसकी सहायता से वो बीज है वो नीचे जाता था, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो टूल होता था सीड को सो करने का वो एक फनल की तरह होता था, कीप आपने घरों में देखी होगी। उसके बाद में क्या होता है, वंस द सीड इज पुट इनटू द फनल दे वुड गो टू द 2-3 क्यूब्स हैविंग शार्प एंड्स। तो उसके 2-3 ट्यूब्स के अंदर से जाता था जिनका क्या होता था, शार्प एंड होता था, उसकी सहायता से उसको नीचे डाल दिया जाता था। द एंड विल पायरस इनटू द सॉइल एंड द प्लेस द सीड देयर। तो हमने क्या किया था, जब हल की बात की थी तो हमने बोला था कि हल का जो हिस्सा होता है वो नीचे वाला हिस्सा नुकीला होता है, तो वो बीज क्या करता था, यहाँ पे आके गिरता था। अब हल क्या कर रहा है, इसका नुकीला हिस्सा है वो सॉइल को पायरस करता जा रहा है। पायरस करने का मतलब होता है आर पार, या उसको कुरेदना जिसको बोलते हैं, ठीक है। पायरेसिंग का मतलब होता है, वैसे तो आर पार निकलना होता है, जैसे सुई जितनी तिखी होती है उतनी वो कपड़े के अंदर से या किसी चीज़ के अंदर से ज़्यादा निकल के जाती है ना, तो पायरस करने का मतलब वो होता है। पर अब हम धरती के आर पार तो नहीं जा सकते, जितना तिक्का हल होगा ना उतना वो डुंगाई तक जाके, उतना वो डीपर जाके क्या करेगा, मिट्टी को नरम करके आपको देगा। तो उतनी ही जो डेप्थ है उसके अंदर ये बीज को डाल देते हैं, ठीक है। पर इसका ना एक ड्रॉबैक था कि जो बीज थे ना वो पूरी तरह मिट्टी से कवर नहीं होते थे, और जो पशु तो नहीं बोल सकते, जो पक्षी आते थे यानी कि बर्ड्स जो आते थे वो उस बीज को उठा के ले जाते थे, और उसकी वजह से जो किसान होते थे उनको काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता था। तो अब उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता था। तो ये होता है जो पुराना मेथड था बीजने का। इस कीप के अंदर क्या डाला जाता है, यहाँ से ये बीज उठा के इस कीप के अंदर डाला जाता था, और ये हल देखो पूरा मिट्टी के अंदर है, तो ये बीज जो है वो इस मिट्टी के अंदर गिरता जाता था और ऐसे बैल इसको आगे खींचते जाते थे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। एक हल को चलाता था और एक इंसान क्या करता था, बीज डालता था। ऐसे 2 इंसान और 2 बैलों की सहायता से पहले के टाइम में बिजाई की जाती थी। आजकल जो की जाती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल यानी कि बिजाई के लिए जो मशीन आती है वो, सीड ड्रिल आर यूज फॉर सोइंग
विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर की हेल्प से जो सो किया जाता है, सीड ड्रिल्स यूज़ की जाती हैं, यानी कि बिजाई की मशीन। अलग अलग चीज़ को बिजाई करने के लिए अलग अलग तरह की मशीन आती है, जैसे नरमे के लिए अलग आएगी, ठीक है, मक्की के लिए अलग आती है, कनक के लिए अलग आती है, तो अलग अलग तरीके की होती है। इट इंश्योर्स दैट द सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एट ए पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड विद द सॉइल आफ्टर द सोइंग। तो ये इंश्योर कर देते हैं। पिछले में मैंने बोला था ना कि इसका ड्रॉबैक था, उसका एक नुकसान था कि जो बीज है वो अच्छी तरह से कवर नहीं हो पाता था, और जब वो बीज अच्छी तरह से कवर नहीं हो पाता था तब क्या होता था, जो बर्ड्स आते थे वो उस बीज को उठा के ले जाते थे। पर अब क्या हो रहा है, बीज पूरी तरह से मिट्टी के अंदर है तो वो बर्ड्स को नहीं दिखता और बर्ड्स उठा के नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रही सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जैसे बुआई की मशीन है, आगे आपको ट्रैक्टर दिख रहा है और ऐसे काफ़ी सारे हल लगाए गए हैं, और ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर बीज डाल के बंद कर दिया जाता है आगे ट्रैक्टर की सहायता से। ये देखो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी एक जैसा है, तो एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर बीज को डाला जाता था। इससे क्या होता है, फसल जो दिखने में भी अच्छी होती थी और एक पौधे से दूसरे पौधे का जो गैप होता है वो भी अच्छा होता है, तो प्रॉपरली जो फसल है उसको बीजा जाता है सीड ड्रिल्स की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में बुआई कैसे की जाती है। आपने देखा होगा धान की जो फसल होती है या गन्ने की जो फसल होती है वो पनीरी की सहायता से बीजी जाती है, कि पहले हम उगे हुए पौधे लेके आते हैं, या काफ़ी और तरह के पौधे भी जो होते हैं जिनको हम बीजते नहीं हैं उनको नर्सरी में तैयार किया जाता है, ऐसे लिफाफे के अंदर या गमलों के अंदर उनको उगाया जाता है। उसके बाद में उनको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, या हम लेके आते हैं और उनको लगा लेते हैं। जैसे काफ़ी सारे फूल होते हैं, धान की फसल होती है, चावल जिसको बोलते हो, या फिर जो गन्ने की फसल होती है उनकी पनीरी लगाई जाती है, तो वो नर्सरी के अंदर तैयार की जाती है। नर्सरी इज ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन, यंग यानी कि छोटे छोटे यंग जो होते हैं, ठीक है, आर प्लांट मतलब उनको ग्रो किया जाता है और उसके बाद में उनको कहीं भी लगा सकते हैं हम। द नर्सरी एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी टू रिपोजिटरी टू द सैपलिंग्स। रिपोजिटरी क्या होता है, मतलब जो उनको मतलब ऐसे क्या होता है कि ये अगर हम सीधे लगा देते हैं फसल तो बाहर का जो मौसम होता है वो इनको इफेक्ट करता है और फसल जो होती है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, बीज जो होता है उसको उगने में दिक्कत आती है। इसीलिए क्या किया जाता है, काफ़ी सारी सूटेबल कंडीशंस के अंदर, जैसे टेम्परेचर का टाइम समय पे उनको पानी देना, इरिगेशन का, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उनको नर्सरी में पॉलीथीन्स के अंदर उगाया जाता है, या एक काफ़ी सारी जगह के अंदर उगाया जाता है। उनको प्रॉपर शेड दिया जाता है, धूप उनको प्रॉपर मिलती है, छाया उनको प्रॉपर मिलती है। तो ऐसा कुछ जो होता है वो नर्सरी के अंदर किया जाता है। आपने देखी होगी नर्सरीज, ठीक है, ये ऐसा होता है नर्सरी का जो सीन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो ऐसे पॉलीथीन्स के अंदर उगाए जाते हैं और उसके बाद में उनको कहीं और जाके खेतों में लगा दिया जाता है। तो ये होती है हमारे पास नर्सरी टेक्निक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात कब आती है, जब हमने बीज मिट्टी के अंदर लगा दिया तो वो क्या होगा, अब जर्मिनेशन होना उसका स्टार्ट होता है, यानी कि उस बीज में से छोटा सा पौधा निकलना जब शुरू होता है। आप जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे देखते हो, देखो आपने क्या करना है, कुछ चने लेने हैं, ठीक है, उनको पानी में भिगो के रात भर छोड़ देना है। सुबह आप उसको निकालोगे तो ना आपको ऐसे वाइट वाइट निकले हुए दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन होना, जर्मिनेट हो जाते हैं। या जो आलू होता है काफ़ी टाइम बाद में उसमें से ऐसे वाइट कलर के बड निकलने शुरू हो जाते हैं, या हरे रंग के ऐसी छोटी छोटी टहनियाँ निकलने शुरू हो जाते हैं, उसको भी बोला जाता है जर्मिनेशन होना, ठीक है। द जर्मिनेशन ऑफ द सीड हैपन्स व्हेन द सीड इज सोड इन द लैंड एंड वाटर, जब उसको पानी दिया जाता है, क्योंकि इनके साथ क्या होता है, थोड़ी बहुत जो आलू होते हैं जिनके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होती है और थोड़ा बहुत मॉइस्चर उनको मिल जाता है तो वो उगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। द प्लांट स्टार्ट्स टू इमर्ज फ्रॉम द सीड, इमर्ज का मतलब होता है निकलना शुरू हो जाता है, एंड स्टार्ट्स टू ग्रो, और मतलब डिवेल्प करना, फलना फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जर्मिनेशन ऑफ सीड होता कैसे है। ये होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये देखो बीज के अंदर से निकल के आ रहा है प्लांट, ये बीज भी इसके साथ में दिखाई दे रहा है। अभी ना क्या है कि नरमे का सीजन चल रहा है, तो नरमे जहाँ पे बीजा जाता है ना वहाँ पे जाके देखना कि नरमे का जो पौधा निकलता है ना, शुरू शुरू में जब निकलना शुरू हुआ है तो वो बीज क्या होता है ऊपर ऊपर निकलता जाता है पत्ते के ऊपर, ठीक है, ऐसे पत्ते पे निकलता जाता है, तो वो जो होता है ना उसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। खेत जिनके हैं वो जाके देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे देख लो, इसको बोला जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब बीज के अंदर से आपका जो पौधा है वो निकलना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं कि जर्मिनेट हो गया। और वो निकलना शुरू कब करता है, जब हम उनको मिट्टी और पानी दोनों की सुविधा देते हैं, तब जो सीड है उसका जर्मिनेशन होता है, ऐसे पड़े पड़े नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने बहुत ज़रूरी होते हैं पोषक तत्व प्रदान करने के लिए फसलों को। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए जो खाद और या जो रासायनिक खादें होती हैं वो उनका यूज़ किया जाता है उनको
डाला जाता है मिट्टी के अंदर, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति है, उसके अंदर जो पोषक तत्व है उनको बढ़ाया जा सके। वाइल द मैन्योर्स आर मेड अप ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जो मैन्योर्स होती हैं, जैसे रूढ़ी की खाद जो होती है, यानी कि एनिमल डंक जो होती है, या हरी खाद जो जंतर की फसल से उगाई जाती है, या जो केंचुओं से बनी होती है, वो किससे बनती है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, यानी कि डिकम्पोज करने का मतलब जो गलने सड़ने के बाद में बनती है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल से बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर। उसके बाद में ये देखो, ऐसे जो है वो खाद डाली जाती है फसल के अंदर, कई बार बुआई से पहले डाल दी जाती है, बीज को बीजने से पहले, और कई बार उगने के बाद में डाली जाती है। ऐसे छिड़काव किया जाता है फसल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, काफ़ी बार क्या हर बार पूछा जाता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैन्योर जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो ह्यूमन वेस्ट से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, काऊ डंग से भी प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे गोबर गैस बना के जो बच जाता है उसको क्या यूज़ करते हैं, उसको खाद के लिए ले लेते हैं, ठीक है। या सिंपल जो रूढ़ी खाद होती है वो भी यूज़ की जाती है, या फार्म का जो वेस्ट होता है उसको, जैसे पोल्यूट्री फार्म है, या जो पशुओं से पैदा होने वाले किसी भी तरह की जो खाद होती है या वेस्ट से जो प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं मैन्योर। बट फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं या इनऑर्गेनिक केमिकल से जो बनती है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, और ये जो होती है इनको फार्म्स के अंदर बनाया जाता है। फार्म्स जैसे पोल्यूट्री फार्म हो गया, जहाँ पे पशुओं को पाल रहे हो वो फार्म हो गया, ठीक है। काऊ फार्म हो गया, या काफ़ी तरह के जो फॉर्म होते हैं उनके अंदर बनाया जाता है वेस्ट मटेरियल से, या किसी चीज़ को ऐसे कैंचुए डाल दिए जाते हैं ज़मीन में लाके या खाद के अंदर लाके, उन कैंचुओं के लिए एक पर्टिकुलर एरिया बना लिया जाता है, उस एरिया के अंदर वो जो कैंचुए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उस फार्म के अंदर बनाई जाती है। ये कैंचुए वगैरह का जो प्रोसेस होता है ये कैंचुए फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में मैन्योर्स आर नीड टू बी एडिड इन द लार्ज क्वांटिटी एज द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लेस। इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट होता है ना, ये स्पेसिफाई होता है, कम ही होता है। ये जैसे रूढ़ी खाद है उसके अंदर अलग होगा, कैंचुओं से बनी हुई खाद जो है वो उसके अलग होगा। तो जितना हमें चाहिए जरूरी नहीं कि उसके अंदर उतना ही हो, तो इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में उनको डालना पड़ता है। द मैन्योर्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वो एक, आप बोलो कि न्यूट्रिएंट ही होता है, एक तरह का कंपाउंड होता है जो जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है उसको इंक्रीज करता है। जो ह्यूमस होता है वो, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतनी जो उपजाऊ शक्ति होती है उस मिट्टी की वो ज़्यादा होती है। फर्टिलाइजर्स है उनको कम ऐड किया जाता है, क्योंकि उनको फैक्ट्री में बनाया जाता है, उनको पता होता है कि किस ज़मीन को कितना चाहिए, तो वो उसी हिसाब से जो केमिकल्स होते हैं या उसी हिसाब से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाल सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, पर ये ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये एक टाइम के लिए उस फसल को ग्रो जरूर करा देते हैं, पर अगली बार आपको फिर से जब फसल बीजोगे तो उसको डालना पड़ता है। बट मैन्योर के अंदर अगर आप एक बार डाल देते हो तो साल भर अगर आप फसल उगाते हो उसके अंदर, तो उसका इफेक्ट, उसका असर कुछ ना कुछ उसके अंदर आता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है ये आपको मैन्योर की एग्जांपल दिखाई गई है। जैसे फर्स्ट में आपको रूढ़ी की खाद दिखाई गई है, ठीक है, और सेकंड में आपको कैंचुओं की खाद दिखाई गई है। ये दो मैन्योर्स होती हैं जो बेसिकली फार्म्स के अंदर, बागों के अंदर या जो भी फसलें होती हैं उनके अंदर यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे NPK हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, DAP हो गया। ये काफ़ी सारे आपके घरों पे भी मिलेंगे। इनके ऊपर देखो ये लिखा हुआ है 46% नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 10% है, फॉस्फोरस 26, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको हम मिला के डाल सकते हैं। तो इनके अंदर जो होता है ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, और इनको थोड़ी अमाउंट में भी हम डालते हैं। एक होता है कि इतने किलो के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो इनको किलो के हिसाब से डाला जाता है। जैसे या तो एक पूरा ये पूरा कंटेन है जो यही डाल दिया जाता है कि 1 किले में इतना डालना है, 1 एकड़ में इतना डालना है। तो ये इनकी जो अमाउंट होती है ये निर्धारित होती है, ये कॉन्स्टेंट होती है। नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखो जो भी चीज़ केमिकल से बनती है वो किसी ना किसी चीज़ को ख़राब तो करेगी करेगी, जिस भी चीज़ में जाएगी। ज़्यादा जो केमिकल्स हैं अगर हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारी स्किन भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा जो केमिकल्स हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर आने शुरू हो गए तो हमें साइंस की प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। तो केमिकल्स जहाँ पे आएंगे वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है। तो एक्सेसिव यूज़ जो होता है ना फर्टिलाइजर्स का, वो पोल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि जो खेतों के अंदर से पानी है, खेतों के अंदर से जो पानी है, बारिश का पानी जो आगे किसी और जगह पे चला जाता है, ठीक है, तो वो पानी के अंदर क्या होते हैं, वो केमिकल्स घुल जाते हैं, और घुलने के कारण वो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। उसके बाद में है कि यही पानी जब इवेपोरेट होता है तो इसके साथ केमिकल्स भी तो इवेपोरेट होते हैं, तो वहाँ से एसिड रेन का, एयर पोल्यूशन का, काफ़ी सारे जो पोल्यूशन है वो कॉज करता है। उसके बाद में जो pH होता है, pH का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन उसको इंक्रीज करता है।
ऑल्सो चेंजेस द पीएच ऑफ द सॉइल इन सर्टेन रेयर केसेस, मतलब वो इंक्रीज करवा देता है पीएच को। पीएच को इंक्रीज कराने का मतलब क्या, आपकी चीज उतनी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक मतलब खार आना उसके अंदर शुरू हो जाता है। शोरा जो लगता है ना घरों के अंदर, दीवारों के ऊपर आप लगता हुआ देखते होगे, या खेतों के जो साइड्स होते हैं उनके अंदर भी शोरा लगता है, तो वो पीएच को इंक्रीज कराने के कारण, तेजाबीपन के कारण ही वो जो शोरा होता है वो निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिविंग ए लैंड एंड लैंड फ्लो। लिविंग द लैंड फ्लो का मतलब क्या होता है, देखो हम क्या करें, एक खेत के अंदर लगातार लगातार फसलें बीजे जा रहे हैं, बीजे जा रहे हैं, बीजे जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ना वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, एक बार जिस खेत के अंदर फसल बीज ली उसको 5 या 6 महीने के लिए खाली छोड़ दो। उसके बाद में उसके अंदर अगर दूसरी फसल को हम बीजते हैं तो उसकी जो ईल्ड होती है, उसका जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है। तो लिविंग द लैंड फ्लो उसके अंदर यही चीज़ है। when the land is left flow for a certain period of time, the land replenish its nutrients by itself। वो क्या करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने आप दोबारा उतना ही कर लेती है। फिर उसके अंदर फसल उगाते हैं, फिर वो फसल न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। उसके बाद में उसको फिर थोड़े टाइम के लिए अगर आप खाली छोड़ दोगे तो फिर अपने आप उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। दिस लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर अगेन। एक बार फसल लगाओ, 4-6 महीने के लिए खाली छोड़ दो, फिर लगाओ, 4-6 महीने के लिए खाली छोड़ दो, फिर लगाओ, तो ऐसे फसल का जो उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट टेक्निक हम यूज़ करते हैं, दैट इज क्रॉप रोटेशन। जो मतलब हाई ईल्ड के लिए ये 2 टेक्निक्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं। हाई ईल्ड का लिए मतलब उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो सेकंड टेक्निक है हमारे पास क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि एक ही खेत में लगातार एक ही फसल नहीं बीजनी। जैसे पहले हमारे यहाँ पे चलता है कनक बीज ली, नरमा बीज लिया, उसके बाद में फिर कनक बीज ली, फिर नरमा बीज लिया, फिर कनक बीज ली। तो ऐसे क्या होते हैं, जो उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, प्रॉपर कनक को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और प्रॉपर नरमे को जो न्यूट्रिएंट्स, कपास को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो खत्म होते जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कभी बीच में कोई सब्जी लगा ली, कोई और फसल लगा ली, ठीक है, तो बीच में फसलों की रोटेशन करते रहना चाहिए। द क्रॉप रोटेशन इंश्योर्स द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूसली एंड लेड टू द इरोजन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। यानी कि उससे जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक ही फसल में बार बार कनक, सरसों और कपास बीजते जाओगे तो वो कपास और जो कनक और सरसों उनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो खत्म होते जाएंगे। बाय ग्रोइंग द क्रॉप्स दैट रिक्वायर्स डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी कैन इंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी। डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जैसे कनक लगाई है, कनक के बाद में उसके अंदर ज्वार लगा लो, ज्वार के बाद में दोबारा जब सर्दियाँ आ रही है, ठीक है, तो उसके अंदर सरसों लगा ली, सरसों के बाद में फिर कपास लगाओ, फिर रोटेट करते जाओ, कोई सब्जी लगा लो, ठीक है। तो ऐसे जो लैंड की फर्टिलिटी होती है, उसकी उपजाऊ शक्ति जो होती है मिट्टी की, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, जब बीज को बीज दिया और फसल उग गई तो उसके अंदर घास फूस उगना शुरू हो जाता है, कीट पतंगे आने शुरू हो जाते हैं। तो अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड से प्रोटेक्शन कैसे करना है, तो पहली बात, वीड्स होते क्या हैं, वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। अनडिजायरेबल जिसे हम नहीं चाहते कि वो हमारी फसल के अंदर आए, हमने उनको बीजा नहीं है, वो अपने आप उगने शुरू जो हो जाते हैं, उनको बोला जाता है वीड्स। वीड्स compete with the crop by absorbing all waters, nutrients, space and light। वो क्या करते हैं, फसल के साथ जो आपने खाद फसल को डाली है वो उस वीड को भी मिली है, उस घास को भी, जो पानी आप फसल को लगा रहे हो उसमें से भी वो अपना हिस्सा ले रहा है। तो ऐसे क्या होता है, फसल खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हिस्सा उसको मिलना चाहिए था वो वीड ले गया, वो घास है जो वो उस हिस्से को ले गई, तो अब उसको कम पानी मिल रहा है, कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो फसल खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको हम निकालते कैसे, फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है टिलिंग का। टिलिंग का क्या होता है, घरों पे आपने देखा होगा टिलर यूज किए जाते हैं। टिलर मतलब ऐसे ही जैसे कल्टीवेटर होते हैं ना, वैसे ही होते हैं, पर उनका स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो यूज़ किए जाते हैं। टिलिंग क्या करते हैं, इज ए प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। अब टिलिंग के अंदर क्या होता है, कई बार तो जो नरमे या कोई भी फसल होती है उसके उगने के बाद में वहाँ पे चलाए जाते हैं, उनके जो लाइन्स होती है उनके बीच बीच में उनको निकाल लिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि पहले ही कोई ऐसी जो वीडीसाइड है या जो घास को ना उगने देने वाली कोई स्प्रे वगैरह है उसको यूज़ कर लो, या क्या होता है कि उनको टिलिंग की हेल्प से पहले जो उगे हुए प्लांट्स हैं उनको पहले उखाड़ लो ताकि उनकी जड़ें ही ना बचे, तो उसके बाद में वो ना ही निकले। उसके बाद में आता है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल मतलब हाथ से उखाड़ के, जब लोग अपने आप उनको चॉप कर करके, चॉप यानी कि काट के या हाथ से उखाड़ के, जड़ों से उखाड़ के जब उनको निकालते हैं, दैट इज़ मैनुअल। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो वीड्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है स्प्रे वगैरह यूज़ करके, जिनको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं, और ये हमारे पास वीड्स होते हैं। ऐसा कुछ घास वगैरह होता है, घर खेतों में होता है मोस्टली, जाके देख लेना। ठीक है, अब आ गया वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स जिनको यूज़ किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए, उनको बोलते हैं वीडीसाइड्स। दे यूजली डू नॉट डैमेज द क्रॉप। इनका फसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इनका इफेक्ट उस घास के ऊपर होता है। ये नहीं है कि अगर वो घास है वो मुरझा गया या वो खत्म हो गया तो हमारी फसल भी खत्म हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी तरह के जो वीडीसाइड्स हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ये वीडीसाइड्स, ये स्प्रे वगैरह, ये पाउडर वगैरह यूज़ किए जाते हैं वीड्स को किल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक मैनुअल रिमूवल था, जिससे क्या किया जाता है, किसी खुरपी वगैरह की सहायता से या हाथों से क्या कर लिया जाता है, उस वीड को जड़ों से उखाड़ लिया जाता है उसको, तो उसको बोलते हैं मैनुअल रिमूवल। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। जब फसल उगी, फसल पक के तैयार होगी, तो उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है, उसके दानों को या उसमें जो भी चीज़ हमें मिल रही है, अनाज मिल रहा है, फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, उनको निकाल लेना, उनको तोड़ लेना या उनको किसी भी तरह से अलग कर लेना। ठीक है, द हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर बड़ी होने के बाद में जब फसल को काट लिया जाता है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए दो मेथड बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। एक तो मैनुअल मेथड यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, फसल को ऐसे निकाल के कोई भी सख्त चीज़ होती है उसके ऊपर पटक पटक के बीज को निकाला जाता है। ठीक है, और एक होता है सिक्कल मेथड। सिक्कल के अंदर पहले क्या किया जाता है, उसको काटा जाता है। ठीक है, सिक्कल की सहायता से, दांती जिसको बोलते हैं, दांतरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी सहायता से काटा जाता है। उसके बाद में कोई और जो है मशीन यूज करके उसके दानों को निकाला जाता है। द सेकेंड इज द मैकेनिकल मेथड वेयर द ह्यूज मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर यूज, यानी कि सिक्कल वाले केस में हार्वेस्टर यूज किया जाता है। जैसे देखो, एक तो क्या होता है, सिंपली जो मैनुअल मेथड होता है उसके अंदर जो फसल होती है उसको उठा के, ठीक है, जैसे पुराने टाइम में जो चावल निकाले जाते थे वैसे ही पटक पटक के किसी चीज़ के ऊपर निकाले जाते थे। यहाँ पे हमारे जो कनक निकाली जाती है उसके अंदर क्या होता है, पहले उसको काट लिया जाता है, उसके बाद में हार्वेस्टर जो हड़म्बा होता है उसकी सहायता से उसको निकाला जाता है। उसमें से वो क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको एक साइड पे कर देता है और जो दाने होते हैं उनको एक साइड के ऊपर कर देता है। ये देखिए, ऐसा कुछ होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम पहले सिक्कल की सहायता से कनक को काट रहे हैं और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली काट के उनको बेच दो। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, एक सिक्कल वाला और एक मैनुअल वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, सीधे तोड़ तोड़ के बास्केट्स के अंदर भरे और उनको बेच देना, जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं उनका यूज़ करना। और यहाँ पे क्या होता है, पहले उसको फसल को काटा जाता है सिक्कल की सहायता से, उसके बाद में उसकी थ्रेशिंग यानी कि थ्रेशर की सहायता से उसको निकाला जाता है। ठीक है, दिखाती हूँ वो भी कैसे होता है। तो थ्रेशिंग क्या होती है, थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ। चाफ क्या होती है, जैसे ये कनक है, तो कनक की ये पूरा जो पौधा होता है इसको चाफ बोला जाता है, और उसमें से जब दाने निकाल लिए जाते हैं, दाने अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं ग्रेन्स हमारे पास। ठीक है, तो चाफ में से ग्रेन निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं थ्रेशनिंग। थ्रेशिंग के अंदर वाइल इट कैन बी डन मैनुअली, दीज डेज अ मशीन कैन बी यूज दैट सेपरेट ऑल द ग्रेन्स। इनको मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन्स का यूज भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। ये देखिए, एक तो सीधा ही है कि कंबाइन आई खेत में लगी और उसने बिना सिक्कल की सहायता से उसको फसल को है वो निकाल के आपको दे दिया और जो बाकी कचरा था वो नीचे गिरा दिया। दूसरा होता है, कनक को पहले सिक्कल की सहायता से काटा और उसके बाद में ट्रैक्टर और हड़म्बा लगा के, उसके थ्रेशर लगा के उसको क्या किया, निकाला, दाने अलग किए गए और तूड़ी या जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो वेस्ट था वो एक साइड पे किया गया। ठीक है, एक ये मेथड होता है, जब मैंने आपको बोला था कि उसको पटक पटक के मार मार के निकाला जाता है, जब थ्रेशर वगैरह नहीं होते थे तो इनको ऐसे ही कोई ड्रम वगैरह, कोई मतलब सीमेंट से बनी हुई चीज़ या उसके ऊपर पटक पटक के क्या किया था, दानों को अलग किया जाता था। वो मेथड, ये काफ़ी पुराना मेथड है जो पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था। उसके बाद में विनोइंग। अब क्या होता है, फसल हमको निकाल लेते हैं, उस फसल को निकालने के बाद में भी उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत चाफ रह जाता है, थोड़ी बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं, कंकड़ वगैरह हो गए या थोड़ी बहुत जो पतले पतले घास फूस टाइप का हो गया, वो रह जाता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं, दैट इज विनोइंग। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। विंड की हेल्प से, हवा के सामने क्या करता है, आजकल वैसे जो पंखे वगैरह होते हैं, कूलर वगैरह होते हैं, उनको लगा के जो विनोइंग है वो कर ली जाती है। पहले के टाइम में क्या होता था, जिस साइड हवा चल रही है उस साइड से उसको ऊपर से नीचे की तरफ दानों को गिराया जाता था किसी चीज़ की सहायता से, जो घास फूस है वो उड़ के अलग हो जाता, दाने जो होते थे वो नीचे गिर जाते थे। ड्यू टू विंड द लाइटर चाफ फ्लाइज यानी कि उड़ जाती थी और हैवियर ग्रेन्स जो है वो फॉल डाउन कर जाते थे। ठीक है, दिखाती हूँ कैसे करते थे विनोइंग। तो ये करते थे, विनोइंग करने का जो मेथड होता था वो ये होता था हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ऊपर से क्या किया जाता है, दानों को नीचे गिराया जा रहा है, तो जो हल्की चीज़ें हैं वो उड़ के साइड में हो जाते थे और जो दाने हमारे भारी होते हैं वो एक साइड में हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट होती है स्टोरेज। स्टोरेज का क्या होता है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। जब हमने दाने निकाल लिए तो उनकी स्टोरेज कैसे करनी है, उनको कैसे रखना है। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज एंड सिलोस। गोडाउन्स के अंदर उनको स्टोर किया जा सकता है, घर पे अपने हम टैंक्स के अंदर उनको स्टोर करते हैं खाने का रखने के लिए, तो उनको ड्राई प्लेस के अंदर स्टोर करना चाहिए ताकि उनके अंदर
फंगल इन्फेस्टेड ना हो, यानी कि वो छोटे छोटे कीट वगैरह उसके अंदर लग जाते हैं, या जो ड्राई नहीं होती तो कनक गिल्ली होकर खराब हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है। फर्मिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेसेस इज कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स। उसके बाद में माइक्रोब से जो कनक को स्टोर करने वाले प्लेसेस हैं उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो कीटाणु है उनसे बचाने के लिए एक प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट इज फर्मिगेशन, ठीक है। कैसे स्टोर किया जाता है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये है हमारे पास सिलोज के अंदर स्टोर करना, यानी कि बड़े बड़े टैंक्स लगाए जाते हैं, उनके अंदर जो कनक वगैरह होती है या कोई भी धान की फसल होती है, कोई भी किसी तरह की अनाज दालें जो होती हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है। दूसरा होता है हमारे पास ग्रेनरीज। ग्रेनरीज यानी कि जो गोडाउन्स होते हैं, ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। जैसे अभी कनक निकल रही है तो जो कनक हम बेच रहे हैं वो जाके गोडाउन्स में स्टोर हो रही है, अगले सीजन में फिर हमारे पास कनक आएगी तो फिर वो अगले साल जाके गोडाउन्स के अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये गोडाउन्स हैं, ग्रेनरीज इनको बोला जाता है। ऐसे इनके अंदर स्टोर कर लिया जाता है, इनको बाहर मतलब एक शेल्टर्ड एरिया होता है, जैसे एक पूरा मकान टाइप होता है उसके अंदर उनको रखा जाता है, पूरे होल टाइप जैसा बड़ा सा होता है उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास बच गए मेथड्स ऑफ इरिगेशन, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.